हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग आज जान रहे हैं, आज हमारा आपका टॉपिक जो है उत्सर्जन है। उत्सर्जन अर्थात स्टूडेंट है और हम आप लोग उत्सर्जन पे आज बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन अर्थात एक्सट्रैक्शन जो शब्द है ये हमारे आपकी बॉडी से रिलेटेड है। हम आप बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो उत्सर्जन जो है हमारे आपकी बॉडी में कुछ बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और उन्हीं बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही उत्सर्जन होती है। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन है क्या। एक्सट्रैक्शन अर्थात उत्सर्जन जो होते हैं, जब भी हम आप लोग जो भी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उस खाद्य पदार्थों में अनेक प्रकार के विटामिन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज आदि चीजें पाई जाती हैं जो हमारे आपकी बॉडी को पोषण के लिए उपयोग की जाती हैं। तो जो भी हम आप लोग खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन खाद्य पदार्थों में से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका बॉडी एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण या स्वांगीकरण नहीं करता है और हमारे आपकी बॉडी में शेष बच जाते हैं। उन्हीं पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो ध्यान रखना, उत्सर्जन की जब भी बात करेगा तो आप अपनी भाषा में या सामान्य भाषाओं में यही कहेंगे कि शरीर या बॉडी में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। शरीर या बॉडी में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। बोले एक बार, शरीर में या बॉडी में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तुम्हारे आपकी बॉडी में कई सारे उत्सर्जी अंग हैं और उसी पे हमारी आपकी बात होगी। तो इसमें मुख्यतः जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, त्वचाएं हैं, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और जो है किडनियां अर्थात वृक्क है। तो पहले हम सीक्वेंस से बात करते चलेंगे। त्वचा अर्थात स्किन की जब भी बात करते हैं तो त्वचा या स्किन जो उत्सर्जित करता है, जो बाहर निकालता है, हम आप देखते हैं गर्मियों में पसीने निकलते हैं अर्थात पसीने का उत्सर्जन करता है। सीबम अर्थात तैलीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। सबसे ज्यादा सीबम जो सक्रिय होता है वो नाकों पे सक्रिय होता है। आप कभी देखें, जब भी रात में सोते हैं तो सुबह उठ के आप अपने हाथों को नाकों पे लगाएं तो कुछ आपको चिपचिपे पदार्थ महसूस होते हैं। उन चिपचिपे पदार्थों में पाया क्या जाता है? तो सीबम पाए जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सौंदर्यता का टाइम है, जो लोग कहते हैं ना इस सौंदर्यता का जमाना है, तो सौंदर्यता में करते क्या है कि खुद को सौंदर्य बनाने के लिए अनेक सारे प्रकार के लेप लगा लेते हैं और जब लेप लगाते रहते हैं तो जो छिद्र होता है उस छिद्र के माध्यम से सीबम नहीं निकल पाते हैं और वो सीबम बॉडी में कलेक्ट होते रहते हैं, तो चाहों पे अंदर कलेक्ट होते रहते हैं और बाद में फिर दाने या मूसे के रूप में बड़ी बड़ी संरचनाओं के रूप में निकलते रहते हैं। तो सीबम को निकलना भी जरूरी है अर्थात ये एक क्या है? तैलीय ग्रंथियां हैं। अगला जो त्वचाओं से उत्सर्जन होता है और नमक का उत्सर्जन होता है। पसीने के साथ साथ नमक का उत्सर्जन होता है। कभी अगर आप चखे हो तो नमकीन लगता है, अगर आस्वादन किए हो तो। अगर नहीं आस्वादन किए हैं तो आप गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहने और देखते हैं कि ब्लैक शर्ट पे वो नमक जम जाते हैं अर्थात व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया कि त्वचा स्किन जो होता है ये भी उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन किसका करता है? तो पसीने का करता है, नमक का करता है, सीबम का करता है। जबकि फेफड़े लम्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, बलगम का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखना, हम आप लोग जब भी वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं अर्थात छोड़ देते हैं। वाष्प की बात करेगा तो ठंडियों में जब भी हम आप मुंह से वायु को निकालते हैं तो वाष्प अर्थात भाप के रूप में निकलता है, हम आप इसका भी उत्सर्जन करते हैं। अगला बलगम है। ध्यान रखना कि नाकों में जमा हुआ या गले में जमा हुआ जो भी बलगम होता है, जब भी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम भूमिका फेफड़े की होती है। फेफड़े से हम उसको खखारते हैं या फेफड़े से ताकत मारते हैं या प्रेशर मारते हैं जिससे हमें आपको बलगम क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा मैंने आपको उत्सर्जी अंग बताया फेफड़ा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है और बलगम के उत्सर्जन करते हैं। जबकि तीसरा जो उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत है अर्थात लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो होते हैं बड़ी आंतें होती हैं और बड़ी आंत जो होता है अनपचे भोजन को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। मैंने आपको पोषण में बताया था कि भोजन मुख से जाते हुए, आहार नाल से जाते हुए, आमाशय से होते हुए छोटी आंत से बड़ी आंत में चले जाते हैं। तो जब भी बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है तो जो अनपचा भोजन होता है उसे कायल का रूप दे दिया जाता है और जाते कहां कलेक्ट होते हैं? तो मालाशय या गुदा के पास जाके कलेक्ट हो जाते हैं जिसे हम बॉडी से उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। तो बड़ी आंतें अनपचे भोजन को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं। अगला आपका उत्सर्जी अंग जो है यकृत अर्थात लीवर है। ध्यान रखना है, बॉडी के यकृत अर्थात लीवर भी एक उत्सर्जी अंग है। ये अमोनिया में यूरिया में परिवर्तित करता है।
मैंने कहा ये अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया एक खतरनाक पदार्थ है जिसे कम खतरनाक पदार्थ अर्थात यूरिया में चेंज करने का कार्य करता है। ध्यान रखना अमोनिया जो होते हैं ये काफी घातक होते हैं। हमारी आपकी बॉडी में निर्माण तो अमोनिया का भी होता है, लेकिन अमोनिया को बदल किस में देते हैं, यूरिया में। यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, तो यकृत्य लीवर करता है। तो मैंने आपको बताया कि चौथा जो सर्जी अंग था यकृत्य लीवर था, इसका मुख्य कार्य क्या था, अमोनिया से यूरिया में बदल देना था। अगला जो पांचवा उत्सर्जी अंग होता है वृक्क अर्थात किडनियां होती हैं, ये जो होता है यूरिया अर्थात पेशाब का भी उत्सर्जन करता है। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है वो वृक्क, किडनी या गुर्दे होते हैं। ध्यान रखना अगर हिंदी कहेंगे तो वृक्क कहेंगे, अगर उर्दू कहेंगे तो गुर्दा कहेंगे, अगर इंग्लिश कहेंगे तो किडनी कहेंगे। यह मनुष्य का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है जो यूरिया और पेशाब की मात्राओं को क्या करता है, बॉडी से उत्सर्जित करता है। तो चलिए देखते हैं वृक्क या किडनी या गुर्दे हैं क्या। तो वृक्क, किडनी या गुर्दा जो है मैंने बताया कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये रक्त को छानता है। ध्यान रखना छानने में और शुद्ध करने में थोड़ा सा अंतर है। रक्त को छानने का जो कार्य करता है वृक्क, किडनी या गुर्दा करता है, जबकि रक्त को शुद्ध करने या शुद्धिकरण करने का जो कार्य करता है वो फेफड़े करते हैं। ध्यान रखना शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपको ब्लड में बताया गया, वहां पे बताया गया शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्राएं होती हैं, जबकि अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं होती हैं। तो आप बताओ ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, फेफड़े से मिलेगा। अर्थात फेफड़े जो है वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, जबकि रक्त को छानने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो वृक्क, किडनी या गुर्दे करते हैं। तो मैंने आपको बताया वृक्क या किडनी गुर्दे में जो है रक्त को छानने का कार्य करता है, जबकि रक्त को शुद्ध करने की बात करेगा तो क्या होगा, फेफड़ा होगा। अगला वृक्क, किडनी या गुर्दे का जो कार्य है पेशाब का निर्माण करना है। पीएच को मेंटेन रखते हैं। ध्यान रखना कि अम्लीयता और क्षारीयता को बनाए रखने का जो कार्य करते हैं वृक्क, किडनी या गुर्दे का कार्य होता है। ये जहर को निष्क्रिय भी करता है। ध्यान रखना जब भी हमारे आपकी बॉडी में जहर की मात्राएं जाती हैं तो सर्वप्रथम प्रभावित जो करते हैं लीवर अर्थात यकृत को प्रभावित करते हैं, जबकि जो किडनियां होती हैं वो 20% जहर की मात्रा को कम करने की क्षमताएं पाई जाती हैं। तो मैंने आपसे बताया सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग होता है वो आपके यकृत अर्थात लीवर होते हैं, जबकि जहर की मात्रा को नियंत्रित भी करने का कार्य करता है तो कौन करता है, वृक्क, किडनी या गुर्दे करते हैं। ध्यान रखना अगर किसी भी वजह से या किसी खाद्य पदार्थों में मिला करके अगर जहर की मात्रा को खिला दिया गया है तब ऐसी स्थितियों में जो नष्ट होते हैं प्रभावित होते हैं क्या, यकृत या लीवर। यही वजह है कि जब भी पोस्टमार्टम में लाशें जाती हैं तो लाशों में जांच किसकी की जाती है, यकृत या लीवर की, कि क्या व्यक्ति की जहरीले पदार्थ के सेवन से तो कहीं मृत्यु नहीं हो गई है। जबकि अगर जहर मिल जाता पहले किडनी से तो लगभग 20% मात्रा को कम करने की क्षमता किसके में पाई जाती है, तो किडनियों में पाई जाती है। इसीलिए मैंने कहा जहर को निष्क्रिय करने का भी कार्य करता है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो वृक्क, किडनियां होती हैं इनकी संख्याएं जो होती हैं वो 2 होती हैं, और इनकी जो झिल्ली होती है जो है पेरिटोनियम होती है। तो किडनियों की जो ऊपरी आवरण जो झिल्लियों के रूप में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं उसे कहा जाता है तो पेरिटोनियम। जब इस संख्या की बात करेगा तो कितना होगा, 2 होगा। और जब भी इसके भार की बात करते हैं तो भार जो होता है इसका लगभग 170 ग्राम तक होते हैं। तो जब भी भार की बात करेगा 170 ग्राम, कहीं कहीं पे 140 ग्राम भी मिल जाते हैं, जबकि संख्या जो होती है वो 2 होती है। झिल्लियां जो होती हैं वो पेरिटोनियम होती हैं। बाहरी भाग को कहते क्या है, तो कार्टेक्स कहते हैं। उन झिल्लियों में जब बाहरी भाग की बात करेगा तो कार्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग की बात करेगा तो मेडुला कहते हैं। आंतरिक भाग की बात करेगा तो मेडुला कहते हैं। प्रवेश द्वार जो होता है रेनल हाइलम होता है। ध्यान रखना अगली क्लासों में आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से फिगर दिखा करके बताएंगे कि ये झिल्लियां क्या होती हैं, बाहरी और आंतरिक भागें क्या होते हैं। यहाँ पे नामकरण जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको झिल्ली कहा तो पेरिटोनियम कहा, बाहरी भाग कहा तो कार्टेक्स कहा, आंतरिक भाग कहा तो मेडुला कहा, जबकि प्रवेश द्वार की बात करेगा तो रीनल हाइलम होंगे। प्रवेश द्वार की जब भी बात करेगा तो रीनल हाइलम होंगे। और जब भी वृक्क, किडनी या गुर्दे की बात करेगा तो इसकी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है अर्थात यूनिट। जब भी किडनियों के यूनिट की बात करेगा तो यूनिट अर्थात इकाई जो होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, जबकि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 लाख होती है। अगर जब भी पूछेगा वृक्क, किडनी या गुर्दे की इकाई या यूनिट क्या होती है तो आप क्या बताएंगे,
नेफ्रॉन। क्या बताएंगे? नेफ्रॉन। जबकि इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 लाख होती है। संख्याएं कितनी होती हैं? 8 लाख होती है। मैं आपको संरचनाएं दिखाने की कोशिश किया हूं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की संरचनाओं में अग्रभाग को कहा जाता है ग्लोमेरुलस, जबकि जो है पश्च भाग जो होते हैं इनको बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है। ये डायलिसिस करने का कार्य करते हैं, अर्थात रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? तो 8 लाख होती हैं। अब ध्यान रखना कि जो ग्लोमेरुलस होता है रक्त इसी माध्यम में आते हैं और रक्त को पूर्ण तरीके से शुद्ध करने का जो कार्य करता है ग्लोमेरुलस करता है, अर्थात रक्त को निस्यंदित करने या शुद्ध करने का कार्य करता है तो ग्लोमेरुलस, और रक्त के कणों को छानने का भी कार्य करता है तो ग्लोमेरुलस। रक्त को वापस भेजता है, तो आप बताइए कौन से रक्त को वापस भेजेगा? शुद्ध रक्त को, क्योंकि रक्त को अगर छान दिया तो शुद्ध हो गया कि नहीं? शुद्ध हो गया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ग्लोमेरुलस थोड़ा सा हाफ माइंडेड है, अर्थात इसमें कमियां भी हैं। कमियां ये है कि ये रक्त को पूर्ण तरीके से छान देता है। ऐसी स्थितियों में रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब जो भी है उस सब को क्या कर देता है? छान करके अलग कर देता है। तो आप बताइए जब ब्लड से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो ब्लड में क्या एनर्जी रह जाएगी? हमारी आपकी बॉडी में क्या एनर्जी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थितियों में ग्लोमेरुलस की जो कमियां है उसे पूरा करने का कार्य करता है तो बोमेन संपुट करते हैं। ऐसी स्थितियों में पुनः अवशोषण करने का जो कार्य करता है बोमेन संपुट करता है, अर्थात ग्लोमेरुलस क्या था? रक्त को छान दिया था। अब रक्त में जो शुद्धियों को छान दिया था, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन को छान दिया था, उसे पुनः अवशोषण करने का जो कार्य करता है कौन करेगा? बोमेन संपुट करते हैं। तो ध्यान रखना, आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य या पुनः अवशोषण करने का कार्य जो करता है बोमेन संपुट करता है। यहीं से यूरिया अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अलग होकर के नेफ्रॉन के भाग में अर्थात लास्ट भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां से नेफ्रॉन निर्माण किसका कर देता है? पेशाब का निर्माण कर देता है। तो हमारी आपकी बॉडी में अर्थात सामान्यतः नेफ्रॉन की संख्याएं जो होती हैं 8 लाख होती हैं। अग्रभाग ग्लोमेरुलस होता है और पश्च भाग क्या होते हैं? बोमेन संपुट। रक्त को पूर्णतया शुद्ध तरीके से छानने का कार्य किया ग्लोमेरुलस, और उसमें जो शुद्धियां थी उसे पुनः अवशोषित करने का कार्य कौन कर लिया? तो बोमेन संपुट कर लिया। इसी तरीके से ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ये मिलकर के नेफ्रॉन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं, जिससे निर्माण किसका हो जाता है? पेशाब का निर्माण हो जाता है। हमारी आपकी अगली क्लासों में बात होगी कि इसमें ब्रेक किडनी या गुर्दे में कौन कौन सी रोगें हो सकती हैं, निर्माण कहां से हो सकता है, इन सारी बातें हमारी आपकी अगली क्लासों में होंगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।